and once again welcome back on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my fifth lecture from BSc Class 12 second chapter Principles of Management. Okay, ये Principles of Management का second chapter है और ये lecture fifth है जहाँ पे हम cover करेंगे what are the important scientific principles of management, है ना। lecture fourth में हमने cover किया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होता क्या है और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में और उनके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में। और लेक्चर 1 to 3 में हमने हेनरी फ्यूल्स की व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फ्यूल्स इज गिवन फॉर मैनेजमेंट, उसको हमने कवर किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना है और सीक्वेंस में देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ओके, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है contributions of Henry Fayolles, 14 principles of Henry Fayolles, then what are the scientific principles of management ना, और scientific technique क्या है। तो अभी हम लोग जो important 4 F.W. टेलर ने मैनेजमेंट में 4 important scientific principles को दिया है ना, 4 important scientific principles को दिया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये लेक्चर 5th है। लेक्चर 6th में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 6th में हम लोग कवर करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्या क्या टेक्निक दिया है उनको कवर करेंगे, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ओके, स्टार्ट करता हूँ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, mainly there are 4 important scientific principles of management is given by F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor. Okay, फर्स्ट क्या है, सबसे पहला है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ओके, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब कि साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब मतलब क्या, ऐसे किसी को ओके कर देना बिना किसी ऑब्जर्वेशन का, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी एग्जाम की, किसी को भी आप बिना किसी उसकी क्वालिफिकेशन को देखे हुए, उसकी कैपेबिलिटी को देखे हुए आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने ओके बोल दिया, है ना, ये डिक्टेटरशिप है। और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर इसको क्या बोल रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में, according to this principles, Taylor insists that each job performed in organizations should be based on a scientific inquiry, not on institutions of experience and miss method। कह रहे हैं कि मिस मेथड से नहीं होना चाहिए। कहाँ पे बेस्ड होना चाहिए, अगर वर्कर को हायर करना है तो there must be a scientific inquiry. He said that there must be a thinking before doing। मतलब कि ऐसे ही नहीं किसी को रिक्रूट कर लो, ऐसे ही नहीं किसी को कोई काम कर लो मैनेजमेंट या कोई काम दे दो, आपको थिंकिंग बिफोर डूइंग, यू हैव टू बी थिंक समथिंग बिफोर डूइंग समथिंग। आप कुछ कर रहे हो उससे पहले कुछ सोचो, उसके बाद काम को करो। ये F.W. टेलर का मानना है, देखो, इन साइंटिफिक प्रिंसिपल। ओके, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, नॉट रूल ऑफ थंब। ओके, रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, where scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurement of method and ways of production। कह रहा है कि डिक्टेटरशिप को नहीं मानना है, किसी के विल्स को, किसी के वांट को, जिसे होता है ना कि कोई मैनेजमेंट में, कोई कंपनी में किसी को काम देना है, किसी एम्प्लॉय को कोई काम भी करवाना है तो आप अपने से किसी नहीं करवा सकते हैं, उसका कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक मेथड से, सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड या टूल से काम को करवाना है। किसी को अगर रिक्रूट करना है तो उसके अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसका रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन प्रोसेस, देन ट्रेनिंग प्रोसेस, इस सभी अगर वो पर्टिकुलर वर्कर या एम्प्लॉय कंप्लीट कर रहा है ना, तब उसको कोई जॉब देना है। ऐसा नहीं कि मैं मैनेजर हूं और मैंने बोल दिया कि रवि को जॉब दे दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। आप लोग अभी भी देखते हो या पहले भी बहुत आप लोग सुना होगा कि किसी भी कंपनी में किसी के रेफरेंस से जॉब लगता था तो वहां पे तो काम अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि रेफरेंस वाले लोग तो रेफरेंस के फायदा उठा के काम को सही नहीं करते हैं, है ना।
मतलब कि उनको पता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे को तो कोई बोलने वाला नहीं है, तो मैं काम ऐसा क्यों करूं। लेकिन एफ टेलर का मानना है कि डिक्टेटरशिप किसी का रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, है ना। कोई भी साइंटिफिक मेथड या टेक्निक को यूज करके काम को करना है, इफिशिएंट तरीके से काम होना चाहिए बाय द यूजिंग ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। टेलर इंसिस्ट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक इंक्वायरी का इंट्रोडक्शन होना चाहिए इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। हिज मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क, study and analysis. The method of develop should be substituted of rule of thumb, मतलब कि रूल ऑफ थंब एक सब्स्टिट्यूट है साइंटिफिक मेथड, जहाँ पे हमको रूल ऑफ थंब को नहीं मानना है और साइंटिफिक मेथड और टेक्निक को यूज करके ही कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के काम को करना है। देखिए ये प्रिंसिपल्स का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी पार्टिकुलर अगर कोई मैनेजर है कंपनी में या कोई भी इंसान है, किसी का कंपनी में अपना चाह, अपना उनका विलिंगनेस नहीं चलेगा। क्या चलेगा? साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक को फॉलो करना है, साइंस को फॉलो करना है, साइंस की इंक्वायरी को फॉलो करना है। अगर हम लोग आज कोई भी काम करते हैं तो मेजरमेंट के थ्रू करते हैं। मेजरमेंट कैसे होता है? साइंस के थ्रू। अगर अपने से आप अपनी मर्जी से कोई भी काम करोगे तो क्या होगा? खराब हो सकता है। जैसे कि अगर क्लास में कोई टीचर अगर कोई किसी को लेक्चर भी दे रहा है तो वो लेक्चर अगर 45 मिनट्स का हो, 1 आवर का हो तो अच्छा है, आप कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्ट से सुन सकता है। लेकिन अगर उसी लेक्चर को हम एकदम शॉर्ट कर दें या एकदम ज्यादा लंबा कर दें, 3-3 घंटे का कर दें, तो पॉसिबल नहीं। क्या होगा? मिसमैच हो जाएगा वहां पे, है ना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? फर्स्ट प्रिंसिपल सिंपल सा मतलब है आपका कीवर्ड्स से हम समझ सकते हैं इसको, आपके बुक्स में कीवर्ड्स भी हैं, उनसे आप समझ सकते हो उसको। फर्स्ट प्रिंसिपल है यूज ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सभी एलिमेंट में हमको साइंस का यूज करना है, साइंस का प्रयोग करना है। ओके, देन मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन हिज इंस्टीट्यूशंस विल और एक्सपीरियंस। मैनेजर अपने चाह से, मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। देयर मस्ट बी अ यूज सम साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक टूल्स। ओके, देन नेक्स्ट वन इज टेक एवरी डिसीजन साइंटिफिकली। कोई भी डिसीजन लेना है मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो साइंटिफिक तरीके से लेना है। ये था आपका फर्स्ट वाला प्रिंसिपल। ओके, जिसको हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी भी से केस स्टडी आ सकता है। और रूल ऑफ थंब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे डिक्टेटरशिप को नेगलेक्ट करना है, डिक्टेटरशिप का बात नहीं मानना है। ओके, सेकेंड है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बहुत ही सिंपल है ये। ओके, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैंने फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि essence of management. What is the essence of management? Coordination. Coordination is the essence of management. Coordination का मतलब होता है bringing harmony in the members of a company or in the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी को लाना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल। सपोज दैट एक कंपनी में बहुत सारा कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट रीजन से एम्प्लॉय लोगों को रिक्रूट किया जाता है। कुछ बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, कुछ बिलोंग कर सकते हैं बिहार से, कुछ बिलोंग कर सकते हैं महाराष्ट्र से, कुछ बिलोंग कर सकते हैं उत्तराखंड से। तो वहां पे जब वो एक साथ जॉब करते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि उनका थिंकिंग, सोचना, लैंग्वेज कुछ डिफरेंट होता है। तो उससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, जो कि मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने में क्या डिस्टर्बेंस कर सकता है, डिले हो सकता है। तो इसको नेग्लेक्ट करके हार्मनी मतलब कि तालमेल के साथ को काम को करना है। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि देयर आर in every organization there are must two groups. First one is the worker groups and second one is the manager groups, है ना। ये तो सारे कंपनी में होता ही है। कुछ वर्कर के ग्रुप्स होते हैं और मैनेजर लोगों के भी ग्रुप्स होते हैं। मैनेजर लोग बड़े माने जाते हैं, वर्कर्स लोग छोटे माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैनेजर और वर्कर दोनों में अगर हार्मनी नहीं रहेगा, दोनों में अगर तालमेल नहीं रहेगा, तो कोई भी काम अच्छे से हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई भी काम डिले होगा। वर्कर्स कैन नॉट बी परफॉर्म एनी जॉब इफिशियंटली। वो कोई भी काम इफिशियंटली तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि किसी भी तरीके से कंपनी में तालमेल नहीं टूटना चाहिए, है ना। जो तालमेल है, जो हार्मनी है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। चाहे वो मैनेजर बिटवीन
लोअर एम्प्लॉय हो या लोअर एम्प्लॉय बिटवीन मैनेजर हो, सभी को कंपनी में जितने भी मेंबर है सबको अपना अपना काम मिल के करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ करना है, ताकि वर्क अच्छे से अचीव हो, गोल अच्छे से क्या हो, अचीव हो। ओके, यहाँ पे टेलर कहते हैं, टेलर देखिए आपके बुक में दिया गया है, यहाँ पे देखिए, generally in every organization there are two groups of people, worker groups and manager groups. Both group work revolves of each other. Okay, always feels they are जैसे कि अगर कंपनी है तो उसमें मैनेजर लोग भी हैं, वर्कर लोग भी हैं, तो मैनेजर वर्कर्स हमेशा सोचते हैं, ऑलवेज फील्स दैट दे आर अंडरपेड एंड ओवरबर्डन। ये एक नेचर होता है किसी भी वर्कर का कि वो लोग कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हम लोग काम ज्यादा कर रहे हैं, ओवरलोडेड है ना, ओवरबर्डन वाला काम कर रहे हैं, और सैलरी क्या मिल रहा है, तनख्वाह या सैलरी क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, अंडरपेड मिल रहा है, ओवरपेड नहीं अंडरपेड मिल रहा है। अंडरपेड मीन्स गेटिंग लो सैलरी। ये एक नेचर होता है एम्प्लॉय लोगों का कि सोचते हैं वो कि हम लोगों को सैलरी कम मिल रहा है लेकिन काम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैनेजर क्या सोचता है, वहीं पे मैनेजर सोचते हैं कि इन लोगों को सैलरी सफिशिएंट मिल रहा है, सैलरी तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन दे आर डूइंग नथिंग, वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं या काम कम कर रहे हैं। ये एक अपोजिट थिंकिंग हो जाता है बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। तो ऐसे थिंकिंग को दूर करना है, मैनेजर भी एक फेयर डिसीजन के साथ काम को करवाएं ना, और वर्कर्स को भी फेयर डिसीजन के साथ काम को करना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट शुड शेयर gains of the company with workers, at the same time workers must be contribute their best level। कह रहा है कि according to these principles harmony not discord। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कब होगा, जब तालमेल होगा। तालमेल तभी पॉसिबल है जब वर्कर्स भी और मैनेजर्स भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल अपना अपना काम को बेस्ट तरीके से करें, बेस्ट वे में करें, ठीक है। जैसे कि मैनेजमेंट की कंपनी अगर अपने प्रॉफिट शेयरिंग में अगर वर्कर्स को हिस्सेदारी बनाएगी, पार्ट बनाएगी प्रॉफिट शेयरिंग में, तो वर्कर लोगों का भी मोरल हाई होगा और वो भी एक बेस्ट तरीके से काम करने का कोशिश कर सकते हैं कंपनी के लिए। ओके, टेलर फील्स दैट प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे टेलर्स बोल रहे हैं ना, टेलर्स फील्स दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड विल्स ऑफ एम्प्लॉय। कह रहा है कि सिंपल सा है कि जैसा आप जिससे बिहेव करोगे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉयर, अगर कोई मैनेजमेंट अपने वर्कर से, एम्प्लॉय से अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से अच्छा बिहेव कर रहा है तो वर्कर्स भी उसको वैसे ही फीडबैक देंगे। सिंपल सा मतलब है ये, जहाँ पे मेन मोटिव क्या है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, और गोल को अचीव करने के लिए देयर मस्ट बी अ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि तालमेल टूटना नहीं चाहिए, एनी हाउ तालमेल बना होना चाहिए। ओके, इसको भी हम की पॉइंट समझ सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी में सिंपल सा है, अगर कोई भी एम्प्लॉय है ना, कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे देखिए दिया गया है, कोई भी एम्प्लॉय अगर बेस्ट एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है तो क्या होगा, तो कंपनी का या मैनेजमेंट का क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल हाई होगा, और वो ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तभी वो भी वर्कर को प्रॉफिट में पार्ट कर सकते हैं या एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे बुक में दिया गया है, टू प्रोवाइडिंग या बोनस देना, आपने मैनेजर बोनस दे रहा है किसको, एम्प्लॉय को। तो कब देगा, जब एक्स्ट्रा इनकम होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, तभी पॉसिबल है ऐसा। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वर्कर्स और मैनेजर्स है या टॉप लेवल, इनमें क्या हो, तालमेल हो, हार्मनी हो, है ना, तभी ये पॉसिबल है। इसको हम थोड़ा कीवर्ड से भी समझ सकते हैं। मैनेजमेंट शुड शेयरिंग गेन ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स, मतलब मैनेजमेंट को अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का, उसमें भी सैलरी के साथ साथ प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी या कुछ पैसा देना चाहिए किसको, वर्कर्स लोगों को, ताकि उनका मोरल हाई रहे, वो मोटिवेटेड फील करें। देन वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का टॉप लेवल जो कुछ चेंजेस कर रहा है, कोई डिसीजन नया ले रहा है, तो उस डिसीजन को भी एक्सेप्ट करना है और डिसीजन को भी मानना है किसको, वर्कर्स लोगों को, ताकि कंपनी
अपना गोल अचीव कर पाए, प्रॉफिट ज्यादा कमा पाए इन फ्यूचर। ओके, देन आपका इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर एंड मैनेजर इज सेम, मैनेजमेंट का इंटरेस्ट और वर्कर का इंटरेस्ट सेम हो, है ना। हमने पढ़ा था ना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, है ना। मतलब कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज व्हाट, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी मस्ट बी डायरेक्टेड इन अ सेम डायरेक्शन। अगर मैनेजमेंट का कुछ और डायरेक्शन है और वर्कर्स कुछ और डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या गोल अचीव होगा? नहीं हो सकता है। तो ये हार्मनी अगर डिस्कॉर्ड नहीं हो, हार्मनी अगर है, तालमेल अगर है, तो मैनेजमेंट में सभी लोग एक डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, एक गोल के पीछे अपना एम लगा सकते हैं। ओके, मेंटल रेवोल्यूशन इन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड बी ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, है ना। मतलब कि मेंटल रेवोल्यूशन हो सकता है, तो वो मतलब ट्रांसफर हो सकता है एक दूसरे के साथ। मतलब कि अगर शेयरिंग कर सकते हैं एक दूसरे का प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को शेयरिंग करके उसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैचिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन। ओके, मैचिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। रेम्यूनरेशन मतलब कि ये रेम्यूनरेशन वर्ड रिलेटेड है पैसा से, है ना। पैसा किसी को देना, सैलरी देना। जब तक आप कोई भी एम्प्लॉई वर्क तो कर रहा है लेकिन उसको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रहा है, जितना उसने काम किया उतना उसको पैसा नहीं मिलेगा, तब तक वो मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। तो हार्मनी नहीं डिस्काउंट होगा अगर टाइमली रेम्यूनरेशन मिले, टाइमली पेमेंट मिले, अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क किया उसको इंसेंटिव मिले, बोनस मिले, तो क्या होगा? हार्मनी डिस्काउंट नहीं होगा। इस सिंपल सा हार्मनी नॉट डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब है कि एनी हाउ कंपनी में किसी का बीच में तालमेल नहीं टूटना चाहिए, किसी भी कंडीशन में तालमेल को मेंटेन करके रखना है मैनेजमेंट को, ताकि वर्क एफिशिएंट तरीके से हो पाए। ओके, देन थर्ड है आपका कोऑपरेशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। ये पॉइंट इसी की जैसा है, सेम टू सेम। ओके, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल मतलब कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल मतलब कि कोऑपरेशन को फॉलो करना है, इंडिविजुअलिज्म को हटा देना है। अकेले मैं सिर्फ अपने बारे में, मैनेजर सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, मैनेजर वर्कर्स के बारे में नहीं सोचेगा, इस सोच को क्या करना है? निकाल देना है। कोऑपरेशन होना चाहिए, मतलब कि को मतलब कि कोरिलेटेड, है ना, कि एक दूसरे का हेल्प करने के साथ साथ काम को करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है this principles is extensions of harmony not discord. According to these principles, work must be carried on in cooperation with each other with mutual confidence and understanding of each other. कह रहा है कि कोऑपरेशन के साथ काम करना है, मतलब कि अगर कोई मैनेजर है तो उस मैनेजर को एम्प्लॉय लोगों के कॉन्फिडेंस को जीतना है और उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझना है। मतलब कि वो कैसा काम कर सकते हैं, किस लेवल तक का काम कर सकते हैं, उसको समझ के काम देना है। जैसे कि अगर कोई वर्कर्स का ग्रुप है और मैनेजमेंट में कोई मैनेजर है और मैनेजर कोई वर्क असाइन कर रहा है वर्कर्स को, और उस वर्क में वर्कर्स लोगों का भी सजेशन शामिल है कि हाँ आप लोगों का ये ग्रुप है, क्या आप ये काम इस तरीके से कर सकते हो। अगर वहां पे वर्कर्स बोले कि हाँ हम लोग इस काम से खुश हैं, हम इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, तब वो काम बहुत ही जल्दी होगा, एफिशिएंट तरीके से होगा, और यहाँ पे वर्कर्स लोग का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। क्यों? क्योंकि काम उनके अकॉर्डिंग मिला है। अगर हमको कोई काम अच्छा लगता है और वही काम हमको मिले तो हम सिंपल सा है, मेरा मोरल हाई होगा, हम काम को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर डिफिकल्ट टास्क दे दिया गया, अगर कोई टास्क है कि वो टास्क 5 लोगों से परफॉर्म नहीं हो सकता है, या वो टास्क उनकी लेवल का नहीं है, वो उतने ट्रेंड नहीं है, तो क्या वो वर्कर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो in cooperation simply means that the manager should think about the confidence level and understanding level of the employee, and any task must be assigned according to their want and satisfaction, है ना। उस काम से वो सेटिस्फाई हो, उस काम को वो कर पाए। वर्कर्स ऐसा ही जॉब असाइन होना चाहिए वर्कर्स के लिए, ठीक है। Worker and manager must work in cooperation. The management must take workers in confidence before setting off the task, because when the standard or target are set up in the consultation with the worker, जो मैंने बोला वही है कि अगर
आप कोई भी टास्क या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो और उसमें कंसल्टेट है ना, किससे आप कंसल्ट कर रहे हो, आप कंसल्ट कर रहे हो वर्कर से, अगर कंसल्ट करके उस काम को सेट कर रहे हो, टारगेट को सेट कर रहे हो, तो उस टारगेट या वर्क को कोई भी वर्कर आसानी से अचीव कर सकता है, आसानी से काम को कर सकता है। ओके, to have a cooperation, management should welcome a good suggestion of the employee and they should be rewarded for these suggestions. At the same time, the worker should not go on a strike and make unreasonable demand. There must be an open communication system. क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे ओपन कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए बिटवीन द मैनेजर एंड वर्कर्स। कैसे, अगर सपोज दैट मैनेजमेंट है, कंपनी है, काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस या कोई अपना राय कंसल्ट देना चाहता है, कोई छोटा वर्कर देना चाहता है मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट को भी एक बार उसकी बात को सुनना चाहिए। अगर वो उसका राय सही है, कंसल्ट अगर सही दे रहा है, आइडियाज सही दे रहा है, तो उसको भी उसके आइडिया को भी अपने डिसीजन में शामिल करना चाहिए और वर्क को कंप्लीट करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस लेवल या आइडियाज और जनरेट हो सकता है एम्प्लॉय के मन में, जिससे कि कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट होगा। और जब ऐसा काम होगा मैनेजमेंट के थ्रू, तो वर्कर्स भी बिना किसी अनरीजन के स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। यूनियन का जरूरी नहीं है। बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि ट्रेड यूनियन होता है, जहाँ पे झगड़ा या नॉर्मली हर बात पे स्ट्राइक हो जाता है। तो अगर ऐसा हम इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, मतलब कि एक के बारे में नहीं सोचना है, सभी के बारे में सोचना है, तो क्या होगा, अनरीजन स्ट्राइक नहीं होगा, अनरीजन कोई लॉकडाउन भी नहीं हो सकता है किसी कंपनी में। ओके, और मैनेजमेंट भी बिहेव अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ के, देख के किसी को टास्क असाइन करना, किसी को टारगेट असाइन करना, किसी वर्कर को, ताकि वो खुशी से अच्छे तरीके से उस काम को अचीव करे। और इससे क्या होगा, दोनों में तालमेल भी अच्छा बना रहेगा। ओके, और लास्ट पॉइंट है आज का, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी का सिंपल सा मतलब है, देखिए, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर मतलब कि वर्कर्स लोगों का डेवलपमेंट टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी, मतलब कि द डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर इज रिलेटेड विद देयर वर्क इफिशिएंसी। वर्क इफिशिएंसी से कैसे रिलेटेड है डेवलपमेंट? अगर कोई वर्कर अगर इफिशिएंट तरीके से अगर काम को कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि देयर इज चांसेस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द कंपनी। और जब कंपनी को प्रॉफिट होगा ज्यादा, तो कंपनी उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकती है, उनको एक्स्ट्रा बोनस दे सकती है, उनको अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम दे सकती है ना, उनको अच्छा ड्रेस दे सकती है, उनको फैमिली का वेलफेयर फंड भी मिल सकता है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर इज डिपेंड अपॉन द इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, यहाँ पे आप और समझ सकते हैं इसको, इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द इफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। मतलब कि इंडस्ट्री का इफिशिएंसी किस पे डिपेंड है? वर्कर का इफिशिएंसी से। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने एम्प्लॉय लोगों से ही इफिशिएंट काम का डिमांड करे या सोच के रखे कि वर्कर से ही इफिशिएंट तरीके से काम होना चाहिए। नहीं, इंडस्ट्रियल को भी कुछ इफिशिएंट वर्क करना पड़ेगा, कुछ इफिशिएंट डिसीजन या कोई ऐसा कोई टारगेट या ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे वर्कर भी इफिशिएंट तरीके से काम कर पाए। मतलब कि कहा जाता है ना, जैसे कि मैनेजमेंट जैसा बिहेव करेगा अपने एम्प्लॉय के साथ, वैसा रिजल्ट भी फीडबैक में मिलेगा उनको। ठीक है, industrial efficiency depends upon the efficiency of worker and worker efficiency depends upon the proper training and their selection. Taylor insists due care should taken while selecting the employee of the selecting. टेलर कह रहे हैं कि किसी भी अगर मैनेजमेंट को अपना तरीका, अगर मैनेजमेंट को इफिशिएंसी चाहिए वर्क में, तो उसको ऐसे एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है जो प्रॉपर
अच्छा क्वालिफाइड हो, पहले वेल क्वालिफाइड हो, देन उसका कैपेबल हो किसी काम करने के लिए, उनको अच्छा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद उनका प्लेसमेंट होना चाहिए, सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए, इंसेंटिव मिले। मतलब कि जब जब मैनेजमेंट इफिशिएंट तरीके से काम करेगा तो वर्कर्स भी इफिशिएंट तरीके से टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और जब जब किसी कंपनी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, तभी ही किसी भी वर्कर का डेवलपमेंट को दिया जाता है। जैसे कि आप बड़े बड़े कंपनी में देखोगे कि बहुत सारा फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को दिया जाता है, उनकी फैमिली को लेके, मेडिकल केयर से लेके, एजुकेशन से लेके, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ड्रेस, हेलमेट, सेफ्टी इक्विपमेंट, है ना, ऑल टाइप्स का इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है। किसको? एम्प्लॉय को। क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंट तरीके से काम करे। और उसके बदले क्या मिलेगा? उसके बदले में मैनेजमेंट को मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाने का चांस मिल सकता है। ठीक है, सिंपल है इसका इसका इसको भी हम की पॉइंट समझ सकते हैं। इसका क्या है लास्ट वाले का आपका? वर्कर ट्रेनिंग इज इसेंशियल। वर्कर लोगों का ट्रेनिंग इसेंशियल है, हमारे बहुत इसेंशियल है। देन ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। कोई भी पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, रिक्रूटमेंट के साथ, सिलेक्शन के साथ, ट्रेनिंग के साथ सिलेक्ट करना है, किसी जॉब पे असाइन करना है। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया तो असाइन करो, नहीं। ठीक है, साइंटिफिकली सिलेक्टेड करना है। देन थर्ड वन इज वर्क असाइंड टू वर्कर शुड सूट हर कैपेबिलिटीज। मतलब ऐसा वर्क असाइन होना चाहिए जो उसके क्वालिफिकेशन को, उसकी कैपेबिलिटी के साथ मैच करे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। किसी भी चार प्रिंसिपल्स हेनरी एफ टेलर ने दिया है, साइंटिफिक चार प्रिंसिपल, कोई भी केस स्टडी में आ सकता है। आप इस प्रिंसिपल्स को समझ के आप अपने बुक से केस स्टडी को सॉल्व करना है। बीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे स्टूडेंट अपना अपना केस स्टडी पे ज्यादा फोकस करो। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आप केस स्टडी को फॉलो करिए। जितना ज्यादा आप केस स्टडी सॉल्व करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा। आपने कोई भी आपने फर्स्ट चैप्टर किया, फर्स्ट चैप्टर का जितना केस स्टडीज है आप उसको सॉल्व करिए। ओके, सेकंड आपने किया, आपने एफडब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल्स पढ़ा है, आपने टाइम निकाल के आपको इसका केस स्टडी को सॉल्व करना है। हम लोग भी करवाएंगे, लेकिन आपको भी ट्राई करना है घर में केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सभी से फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखना है सीक्वेंस में, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, कंप्लीट है लेक्चर 5 था। लेक्चर 6 में हम करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक्निक इज गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर, और आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा लेक्चर 6 में। ओके, कंप्लीट है ये। थैंक यू।